अगस्त का महीना आते ही राधिका को रक्षाबंधन के त्योहार का इंतजार होने लगता है। शादी के बाद राधिका का दूसरा रक्षाबंधन का त्योहार था और इस बार राधिका को अपने भाइयों से बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि उसके भाई की सरकारी नौकरी जो लग चुकी थी। इसलिए राधिका अपने भाई अमित को फोन करके कहती है। देख अमित, पिछली बार की तरह मेरी बेइज्जती मत करवा दिया कर मेरे ससुराल में। अरे अब तो तू अच्छी खासी नौकरी करता है, महीने का 70,000 रुपए कमाता है। अरे अब तो अपनी बहन को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे सकता है तू। अरे मेरी प्यारी बहना, तू चिंता क्यों करती है? तेरा भाई तुझे ऐसा गिफ्ट देगा ना जिसको लेने के बाद तू अमीर हो जाएगी, क्योंकि तेरे भाई की तो सरकारी नौकरी लग गई है। देख अमित, मुझसे मजाक मत कर। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू कितना बड़ा कंजूस है। सबसे ज्यादा कंजूस तो तेरी बीवी है, जो तुझे 1 रुपया भी खर्च करने नहीं देती है। अरे बहना मोरी, जब तुझे सब कुछ पता है, सारी सच्चाई तू जानती है, तो अपने भाई की कंडीशन समझ और जिद मत कर, क्योंकि तेरी भाभी तो 1 रुपया मुझे नहीं देती है। फटे हुए कच्छे पहन के घूम रहा हूँ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो थोड़ी तू अपने भाई की कंडीशन समझने की कोशिश तो कर। देख, मुझे तेरी कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे रक्षाबंधन पर महंगा और भारी भरकम गिफ्ट चाहिए, तो मतलब चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, पिछले साल जो दिया था ना उससे ज्यादा ही दूंगा इस बार। मेरे से ना ज्यादा बकवास मत किया कर। पिछले साल तूने मुझे दिया ही क्या था? 500 और एक साड़ी। अपने 500 अपने मुंह पर रख। अच्छा ठीक है, तू ही बता तुझे क्या चाहिए, बहुत पैसा है मेरे पास। कम से कम 70,000 रुपए तेरी जितनी सैलरी है ना, 1 महीने की पूरी सैलरी चाहिए मुझे। हैं? 70,000? लेकिन बहन 70,000 बहुत ज्यादा नहीं है क्या? है थोड़ा कम कर ले, वरना तेरी भाभी मुझे मार देगी। मुझे तो ऐसा लगता है मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अरे यार, एक तरफ बीवी एक तरफ बहन, अरे किसकी सुनूं? एक आदमी क्या ही करेगा बेचारा। मैं अबरा पुरुष, जाऊं तो जाऊं कहाँ? सुन लिया ना तूने, मैंने बता दिया कि मुझे क्या चाहिए। अब मर्जी तेरी है। अगर तूने मुझे नहीं दिया ना, तो मैं इस बार तुझे राखी बांधने वाली नहीं हूँ। फिर अपनी सूनी कलाई लेकर यहाँ वहाँ घूमता रही हो। इतना बोलकर राधिका फोन को काट देती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद कुंती वहाँ पर आती है और कुंती अपनी बहू से कहती है। क्या बात है बहू, जोर जोर से अपने भाई से लड़ाई कर रही थी। इस बार भी तेरे भाई ने सिर्फ 500 ही देने की सोच रखी है, या कुछ अच्छा भी सोच रखा है तेरे भाई ने? देख लेना, इस बार के गिफ्ट से मेरा भाई मुझे अमीर कर देगा। उसने ऐसा बोला है, क्योंकि अब तो मेरे भाई की सरकारी नौकरी लग चुकी है। ये तो वक्त ही बताएगा कि अब तेरा भाई तुझे रक्षाबंधन में क्या ही देता है और क्या नहीं। खैर ये सब छोड़, मैं जा रही थी सुनार की दुकान पे। अजय ने कहा है कि इस बार वो अपनी बहन को रक्षाबंधन में सोने के पायल देगा और सोने के कंगन भी देगा। क्या बात कर रही हो माँ जी? आप सोने की कंगन और सोने के पायल? आपको भी पता है सोने के दाम कहाँ 7वें आसमान पर चढ़ चुके हैं। अरे इसकी बहन किसी सोने से कम भी नहीं है। वैसे भी मुझे क्या ही है, पैसे देने वाला तेरा पति है। मैं तो बस उसके पैसों पे अपनी बेटी की शॉपिंग कर रही हूँ। सच में मेरी ननद तो बड़ी किस्मत वाली है कि उन्हें मेरे पति जैसा भाई मिला है, वरना मेरी किस्मत तो 500 वाली साड़ी की ही लिखी हुई है। पर कोई बात नहीं। देखते ही देखते रक्षाबंधन का दिन भी नजदीक आने लगता है और घर में जोर शोर से रक्षाबंधन की तैयारियां चलना शुरू हो जाती हैं। राधिका अपने हाथों से अपने भाई के लिए राखी बना रही थी। तभी वहाँ पर राधिका की सास आती है और सास बोलती है। जैसी कंजूस तू, वैसा ही कंजूस तेरा भाई। अरे लोग कहाँ इतनी महंगी महंगी राखी अपने भाई को गिफ्ट करती हैं, और एक तू है अपने हाथों से राखी बनाने में लगी है। माँ जी सच बताऊं तो बचपन से लेकर अब तक मैं हमेशा अपने भाई को अपने हाथों से ही राखी बनाकर पहनाती आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं राखी खरीद नहीं सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम खुद से राखी बनाकर अपने भाई को पहनाते हैं ना, तो उसे राखी में ना हमारा बहुत सारा प्यार और एफर्ट्स और हमारी बहुत सारी फीलिंग्स होती है। इसलिए मैं अपने भाई को अपने हाथों से राखी बनाकर पहनाती हूँ। ऐसे खरीदने में क्या है, जिसके पास वक्त नहीं है वो खरीद कर पहना देता है, और जिसके पास अपने भाइयों के लिए वक्त हो तो वो तो बना कर पहना सकता है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर जितना ध्यान तू दे रही है ना अपने भाई पे, उतना अगर तेरा भाई दे देता ना तुझ पे, तो शायद बार बार ससुराल में तेरी बेइज्जती ना होती। अरे कोई बात नहीं माँ जी, अगर इस बार मेरा भाई 500 की साड़ी मुझे देगा ना, तब भी मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते में ना नोक झोंक होती रहती है, और यही भाई बहन का रिश्ता होता है।
मेरा भाई मेरे साथ हमेशा खड़ा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी इतने महंगे महंगे उपहार का मैं क्या ही करूँगी, मुझे क्या जरूरत है। हाँ हाँ, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। इस बार तेरा भाई कुछ नहीं देने वाला है, इसलिए तू लंबी लंबी बातें करके फेंक रही है, ताकि कल को अगर तुझे कुछ ना भी मिले तो तू थोड़ी भावुक होकर ना 4 लाइन मार देगी उसके मुंह पे। कोई बात नहीं माँ जी, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो सामने वाले को क्या ही दिक्कत है इस चीज से कि मेरा भाई मुझे क्या दे रहा है और क्या नहीं। ऐसे अब रक्षाबंधन वाले दिन राधिका सुबह सुबह अपने घर में पकवान बनाने की तैयारियों में लगी हुई थी। तभी राधिका के घर के बाहर बैंड बाजे की आवाज आने लगती है। राधिका तुरंत बाहर जाकर देखती है कि उसका भाई गाने बाजे के साथ अपनी बहन के पास राखी बंधवाने के लिए आया है। यह देखकर राधिका बहुत खुश होती है। तभी अमित खूब सारी मिठाइयाँ, खूब सारे उपहार और खूब सारे कपड़े लेकर अपनी बहन के घर आता है। यह सब देखकर सांस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे मैंने तो सोचा था कि ये कंजूस है, इस बार अपनी बहन को 500 की साड़ी दे के बच जाएगा, लेकिन इस बार तो उसने सच में अपनी बहन को अमीर बनाने का इरादा बना लिया है। अपने भाई को इस तरह से आता हुआ देखकर राधिका थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। तभी अमित अपनी बहन से कहता है, देख बहन, तेरा भाई आ गया। आज के बाद तुझे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने अच्छे से रक्षाबंधन मनाऊंगा ना इस बार कि 100 साल तक ना तू ऐश करेगी। ये देख तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ मैं, मिठाइयाँ, कपड़े, और ये जो आदमी देख रही है ना, ये सब मेरे नौकर है। तू घर में काम करती है ना तो थक जाती होगी, इसलिए लेकर आया हूँ। आज के बाद तेरे घर का सारा काम यही करेंगे। तेरा भाई ना तुझे राजकुमारी बना देगा। मैं तो सोच रहा हूँ तेरा जो छोटा सा घर है ना, इसको तोड़ के ना बंगला बनाते हैं। ऊपर से बगल वाले का घर तोड़कर स्विमिंग पूल बनाएंगे। बहन तू चिंता मत कर, तेरे भाई के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। अरे पूरी दुनिया खरीद के तेरे कदमों में रख दूंगा, बहुत पैसा है मेरे पास। तभी अमित के आए हुए नौकर राधिका के घर के सारे काम करने लग जाते हैं। तो वहीं राधिका आराम से सोफे पर बैठकर मिठाइयाँ खा रही होती है और दोनों भाई बहन खूब सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी अमित अपनी बहन को वो हार देते हुए कहता है, ये देख तेरा भाई क्या लेकर आया तेरे लिए, हीरे का हार। तूने कहा था सोने का हार चाहिए, लेकिन वो बहुत सस्ता था और मैं बहुत अमीर, तो तेरे लिए ये लेकर आया हूँ, क्योंकि राजकुमारी के ऊपर ना डायमंड ही अच्छा लगता है। हीरो का हार मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरा तो सर घूम रहा है भाई ये सब देखकर। पता नहीं कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं हूँ। राधिका ये सब बोलकर बहुत ही खुश होती है कि तभी राधिका की सास वहाँ पर आती है और एक मग पानी लेकर अपनी बहू के मुंह पर डाल देती है, जिससे राधिका की आंखें खुल जाती हैं और वो देखते हैं कि आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही अमित है और ना ही वो नौकर जो घर का काम कर रहे थे। यानी कि मैं एक सपना देख रही थी। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि रक्षाबंधन पर मैं अमीर बन चुकी हूँ, पर अफसोस कि ये तो सपना था। हाँ महारानी, सपनों से बाहर आ जा। अभी थोड़ी देर में तेरा भाई आने वाला है राखी बंधवाने के लिए। जल्दी जल्दी काम खत्म कर ले, अमीर बाद में बनती रही हो। बेचारी राधिका मुंह बनाकर काम करने लग जाती है। थोड़ी ही देर में अमित आता है और राधिका अपने भाई को राखी बांध देती है, जिसके बाद अमित खुशी से अपनी बहन को 1000 रुपए दे देता है और साथ में एक साड़ी भी देता है। राधिका मुंह बनाकर अपने भाई को घूरने लग जाती है, लेकिन तभी अमित प्यार से अपनी बहन को गले लगाता है, जिसके बाद राधिका अपने भाई का प्यार समझकर खुश भी हो जाती है। आज नारायण दास बहुत व्यस्त हैं। आज उनकी प्यारी बेटी सोमिया को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए नारायण दास जी अपने होने वाले समधी के लिए कुछ मिठाइयाँ लेने बाजार गए हुए थे। तभी अचानक से कीचड़ उछलकर नारायण दास के ऊपर आकर तभी गुस्से में नारायण दास बोलता है, अबे ओ अंधे, कार में क्या बैठ गया तू? खुद को कहीं का राजा महाराजा समझने लगा है क्या? दम है तो बाहर निकल। हाँ, क्या बात हो गई? क्यों ऐसे चिल्ला रहा है? और तुम जैसे गरीब लोगों के कपड़े गंदे हो गए हों तो क्या फर्क पड़ जाता है? ये लो पैसे और नए कपड़े खरीद लेना। आज बहुत खुशी का दिन है, लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ मैं किसी से भी। अबे भिखारी होगा तू, गरीब होगा तू, कार में बैठने से कोई अमीर नहीं बन जाता। अभी ये पत्थर उठाकर कार के शीशे पे मार दूं ना
तो अभी करीब हो जाएगा। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। कुछ देर बाद भूषण नारायण दास के घर जैसे ही पहुंचता है, तभी नारायण दास गुस्से में बोलता है, तू यहाँ कैसे आ गया? आखिर कार वाला इंसान रास्ता कैसे भूल सकता है? अरे चल निकल यहाँ से। हम बदतमीज लोगों को वैसे भी घर में नहीं घुसने देते। मतलब तुम नारायण दास हो? अरे भाई साहब, माफ कर दीजिए मुझे पता नहीं था कि आप ही नारायण दास हैं। मैं भूषण, आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करने के लिए आया था। हाँ, भेजा तो था, लेकिन अब मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे घर में अपनी बेटी की शादी करवाने का। मैं अपनी बेटी को जिंदगी भर कुंवारा रख लूँगा, लेकिन तुझ जैसे बदतमीज से घर में कभी नहीं करवाऊंगा। अरे भाई साहब, मैं माफी मांग तो रहा हूँ, लेकिन आप हो कि अपनी अकड़ के आगे कुछ देख ही नहीं रहे हो। अगर आपको नहीं करवानी शादी अपनी बेटी की, तो मैं भी अपने बेटे को सारी उम्र कुंवारा रखूंगा, लेकिन आपकी बेटी से शादी नहीं करवाऊंगा उसकी। दोनों फिर से झगड़ा करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कार्तिक, जो इस कहानी का हीरो है, और सौम्या हीरोइन है, तो आइए देखते हैं कि क्या बात करते हैं दोनों। सौम्या, मुझे क्या लगता है कि हम दोनों पिताजी को मनाने में कहीं फेल ना हो जाए। मैं तो तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाऊंगा। हाँ, तुम सोच तो कुछ भी नहीं सकते हो, लेकिन बोल तो बहुत कुछ देते हो। अगर तुमसे अच्छा नहीं बोला जाता है तो बुरा भी मत बोला करो। कितनी बार कहा है कार्तिक। और हाँ, मैं चाहती हूँ तुम जाकर मेरे पापा से बात करो। अबे पागल लड़की, शेर के मुंह के पास जाकर कह रही है कि उसके मुंह से निवाला छीन के ले आऊं। कैसे ले आऊं? करनी ही पड़ेगी, वरना सोच लो, मैं और तुम कभी एक नहीं हो सकते। तो जैसा कहा है ना मैंने, बिल्कुल वैसा ही करो। सौम्या की बात सुनकर कार्तिक होने वाले ससुर जी को इम्प्रेस करने को निकल पड़ता है। तो वहीं सौम्या पीछे पीछे नहीं आती। वो भी मंदिर में बैठकर पूजा करती है और भजन गा रही होती है। तभी वहाँ भूषण जी पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह, कितनी मधुर आवाज है ये। आखिर लड़की कौन है? इसकी आवाज इतनी ज्यादा मधुर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्वर कोकिला गाना गा रही हो। इसके भजन सुन के तो मजा ही आ गया। भूषण जी खुद से बातें कर ही रहे होते हैं। तभी सौम्या भगवान जी को प्रणाम करते हुए मंदिर के बाहर निकलती है। तभी भूषण उसे रोकते हुए कहता है, बेटी जरा रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ अंकल जी, बताइए क्या बात करनी है आपको मुझसे। सौम्या इतना बोलकर भूषण के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी वहाँ पंडित आकर बोलता है, सच में बहुत अच्छी लड़की है। कोई भी दिखे उसे मंदिर में उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। जिस घर में भी जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही पंडित जी। वैसे भी मैंने आज पहली बार देखा है इस लड़की को मंदिर में। मैं तो रोज आता हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं है इसे। ये लड़की सुबह सुबह आती है, लेकिन आज इसे देर हो गई। लेकिन पूजा करना कभी नहीं भूलती। पंडित की बात सुनकर भूषण ने मन ही मन सोच लिया था कि अब घर की बहू बनेगी तो यही बनेगी, वरना और कोई नहीं। लेकिन कार्तिक का क्या हुआ, आइए जानने के लिए देखते हैं कि कार्तिक कर क्या रहा है इन दोनों पति पत्नी के बीच। अरे भाई, पागल वागल हो गया क्या? अपने घर की लक्ष्मी को मार रहा है तू। शर्म आती है कि नहीं आती तुझे? हाँ, पत्नी से कौन झगड़ा करता है? अरे तू कौन? मैं कुछ भी करूं अपनी पत्नी के साथ? तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अगर तुझे इतना दर्द हो रहा है तो ले जा इसे अपने साथ में। किसी और को हमारे झगड़े में आने का शौक नहीं है, बस तुझे ही चर्बी चढ़ी है क्या? ठीक है, मैं इन्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। अपनी बहन बना के रखूंगा पूरी जिंदगी। अब तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, लेकर जाकर दिखा, अगर दम है तो मैं भी देखूं कैसे ले जाएगा तू यहाँ से इसे। तभी वहाँ से गुजर रहे नारायण दास कार्तिक की बात सुनकर बोलते हैं, अरे क्या बात हो गई? और लड़के तुम इन दोनों के बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि ये इन दोनों का आपसी मामला है? चलो दफाओ यहाँ से। अरे वो अंकल जी, इसका पति इसको बीच सड़क पे मार रहा है और आप लोग का फर्ज बनता है इस अबला नारी की मदद करे, ना कि मुंह घुमा के चले जाए। बस रहने दो। सभी यही बोलते हैं, जब खुद के घर में बीवी आएगी ना तब पता चलेगा हम मर्दों का दुख, कि हम कैसे सहते हैं इन औरतों को। अरे जब हमसे सहा नहीं जाता ना, तभी हम ऐसी हरकतें करते हैं। इसलिए मेरी तरफ से भी अपनी बीवी को 2 थप्पड़ और लगा दो। अरे ये क्या हुआ? कहीं सौम्या अपने बाप की सच्चाई से अनजान तो नहीं है? अरे बेचारी सौम्या को तो पता भी नहीं है उसका बाप कितना अत्याचारी है, और ये बात कैसे बताऊं मैं उसे? क्यों सोचने लग गए ना? क्या हुआ अब? सच्चाई जानकर हवा निकल गई? अरे अंकल जी, मैं पहले भी लड़कियों की इज्जत करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
दुनिया मुझे कुछ भी कहे, गाली दे, ताने दे, मुझे मारे, पत्थर मारे, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं एक नारी को इज्जत दूंगा और देता रहूंगा। मुझे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। जैसे ही कार्तिक ये बातें बोलता है, नारायण दास खुश हो जाता है और मन ही मन कार्तिक को देखकर अपने घर का दामाद बनाने का सोचता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सोमिया हर रोज मंदिर जाती और भूषण सोमिया से मिलने जाता। एक दिन सोमिया मंदिर में बैठकर रो रही थी। तभी भूषण उससे पूछता है, क्या हुआ बेटी, कोई तकलीफ है क्या? अगर है तो मुझे बताओ, मैं तकलीफ दूर करता हूँ तुम्हारी। बताओ तो सही, आखिर तुम इतना रो क्यों रही हो? अंकल, मेरे पिताजी जबरदस्ती किसी और के साथ मेरी शादी करवा रहे हैं, जबकि मैंने उनको अपनी पसंद बता रखी है। क्यों, क्या हुआ बेटा? तुम्हें तुम्हारे पिता का लाया हुआ रिश्ता पसंद नहीं आया क्या? कोई कमी है क्या उस लड़के में? नहीं, कमी तो नहीं है, लेकिन किसी भी राह चलते लड़के से मेरी शादी करवा देंगे तो मैं क्या कर लूंगी? वैसे भी मेरी पसंद कोई और है और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। ठीक है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? वैसे तुम मुझसे एक बात झूठ बोल रही हो कि तुम किसी और से प्यार करती हो। मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, लेकिन आज तक किसी लड़के के साथ नहीं देखा। अंकल, मैं जिसे चाहती हूँ वो कोई इंसान नहीं, भगवान है। मैं भगवान की भक्त हूँ। सोमिया की बात सुनकर भूषण को तसल्ली हुई, क्योंकि वो तो मन ही मन सोमिया को बहू मान चुका था। तभी भूषण सोमिया से कहता है, सौम्या बेटी, मुझे अपने घर का पता दो, मैं तुम्हारे पिताजी को मनाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सोमिया अपने घर का पता भूषण को देती है। दूसरी तरफ नारायण दास और कार्तिक की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन नारायण दास कार्तिक से बोलता है, कार्तिक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर तुम बुरा ना मानो तो वो क्या है ना, मेरी बेटी है। अच्छा तो सर, आपकी बेटी को भी अपने आदर्शों पे चलाना है? हो जाएगा, बताइए कब से स्टार्ट करूँ ट्रेनिंग? अरे बेवकूफ़, मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, तुम समझो अच्छे से। आखिर मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपने पिताजी को हमारे घर लेकर आओ, ताकि हम रिश्ते की बात कर सके। क्या? मेरे रिश्ते की या पिताजी के रिश्ते की? अगर पिताजी के रिश्ते की बात है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और हाँ, अगर मेरे रिश्ते की बात है तो मुझसे बात कर लीजिए, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। पिताजी की क्या जरूरत है? क्या कहा तुमने? मैं तुमसे बात करूँ? ठीक है, मैं खुद ही तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। लाओ दो अपने घर का ठिकाना। नारायण दास के इतना जोर देने पर भी कार्तिक अपने घर का पता नहीं देता, लेकिन नारायण दास कार्तिक के हाथ से फोन छीनकर उन्हें बताता है और मिलने को कहता है। भूषण भी हाँ बोल देता है और नारायण दास से मिलने को चले जाते हैं। जाकर देखते हैं कि ये तो सोमिया का घर है। तभी अंदर जाकर नारायण दास को आवाज देता है, अरे घर पर कोई है क्या? नारायण दास जी, मैं भूषण, कार्तिक का पापा आया हूँ। क्या हुआ, कार्तिक ने कोई छेड़खानी की है क्या? तुमने यहाँ आने की कोशिश भी कैसे कर ली? बड़े लोग हो, निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, वो तो मैं कार्तिक की वजह से आ गया हूँ। अरे सौम्या बेटी, ये तुम्हारा घर है? बेटी इतनी संस्कारी है और बाप ऐसा गुंडे जैसा निकला। मैं भी यही कहूँगा, बेटा कितना सच्चा है, सबकी मदद करता है, और एक बाप है जो लुच्चा लफंगा आवारा है। अरे कार्तिक बेटा, तुम कैसे बाप के बेटे हो जिसे जरा भर भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं, उनके पिता दोनों हैरानी से देखते हैं। लेकिन कुछ समय बाद दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। लेकिन ये क्या, दोनों समधी गले मिलकर ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे इनमें कभी झगड़ा ही ना हुआ हो। लगता नहीं था कि इन दोनों की शादी भी हो पाएगी, लेकिन आखिरकार हो ही गई। चमेली और चमेली का पति रामू दोनों ही अपने घर को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जहां रामू सुबह से शाम तक घर घर जाकर कबाड़ खरीदता और बेचा करता, वहीं चमेली भी अपने पति को सहारा देने के लिए अपने घर से दूर एक चौराहे पर सैंडविच बेचा करती। दुकान पर तो एक मक्खी भी नहीं आ रही है। उन्होंने तो मना ही किया था, लेकिन मैंने ही सैंडविच की दुकान लगाने की जिद की थी। अरे रे, क्या बात है चमेली, दुकान तो अच्छी खोली है तूने। अब तो तुम दोनों पति पत्नी खूब पैसा कमाओगे। अरे कहाँ रज्जो भाभी, आज तो दुकान को दूसरा ही दिन हुआ है और कुछ भी काम नहीं बन रहा है।
अरे जब दुकान लगाई है तो कुछ तो सोचा ही होगा। अब देर शाम चमेली अपने घर पहुंचती है, जहां रामू पहले ही आया होता है और वो चमेली को देखकर कहता है, अरे क्या हुआ चमेली, आज भी नहीं बिके तुम्हारे सैंडविच? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं काम कर रहा हूँ तो तुम मत करो। जितना मैं कमा रहा हूँ उतने में ही बहुत है हमारे लिए। बिकी तो है, लेकिन अभी नई दुकान है तो थोड़ा समय जमाने में लगेगा ही। अपनी जिद का नतीजा अब भुगतो। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुम ही नहीं मान रही थी। चमेली अपने पति रामू के बात से उदास हो जाती है और खाना बनाने चली जाती है। अगली सुबह अपने पति के जाने के बाद ही चमेली सैंडविच बेचने निकल पड़ती है। क्या बात है चमेली, आज तू इसे गले में लटकाए कहाँ जा रही है? अरे रज्जो भाभी, आप तो जानती हैं चौराहे पर दुकान लगाई है तो ग्राहक ही नहीं आ रहे थे, तो सोचा अब गली गली में ही इसे बेचूं। ये भी सही है, ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठने से क्या ही होगा, ऐसे भी करके देख ले। सैंडविच ले लो, सैंडविच, ताजी ताजी क्रीमी क्रीमी सैंडविच ले लो। इस तरह चमेली के कुछ सैंडविच बिक जाते हैं, लेकिन अब भी शाम होते होते चमेली के कुछ सैंडविच रह गए थे। अब चमेली घर आती है और खाना पीना खाकर सो जाती है। तो अगली सुबह आज ना ज्यादा दूर तक जाऊंगी ताकि सारे सैंडविच बिक जाएं। चमेली मैं जा रहा हूँ, तुम भी समय से निकल जाना और समय से घर आ जाना। कबाड़िया कबाड़ी, कबाड़ी वाला आया आपके मोहल्ले में, मैं कबाड़िया। अरे भैया जरा अंदर आना, मुझे हेलीकॉप्टर बेचना है। क्या भाई, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। बताओ क्या बेचना है आपको? अरे भैया मैं क्यों तुमसे सुबह सुबह मजाक करूंगा, मुझे क्या परी है, तुम क्या मेरी साली हो जो मैं तुमसे मजाक करूंगा? सच बोलो, सच में हेलीकॉप्टर है क्या आपके पास, और क्यों बेच रहे हो आप उसे? अरे भैया वो बस उसके पार्ट है, वो भी कबाड़ का है, तुम बस देख लो और दाम बता दो। भैया मैं तो छोटे मोटे कबाड़ लेता हूँ, पर अगर आपका हेलीकॉप्टर लेना होगा उसके लिए मेरी औकात तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई मिलेगा जो ऐसा हेलीकॉप्टर खरीदना चाहेगा तो मैं उसे जरूर भेज दूंगा। अच्छा अभी मैं चलता हूँ। अब रामू सस्ते में 2-3 घरों से कबाड़ लेकर उसे बेच कर आता है और फिर जब देर शाम अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसकी पत्नी खाना बना रही है। क्या बात है चमेली, आज तो बड़ी जल्दी आ गई। आज सैंडविच बिके नहीं क्या तुम्हारे? थोड़े बहुत ही बिके हैं, अगर बड़ा सा रेस्टोरेंट होता तो शायद बिक जाता, क्योंकि पहले भी बैठने की जगह ना होने के कारण मेरी दुकान नहीं चली। अब तो घूम घूम कर बेच लेती हूँ जो ही बिकता है। चलो कोई नहीं, देख ले हिसाब लाकर कि रोज कितने सैंडविच बिक जाते हैं, उससे 1-2 कम ही सैंडविच बनाया कर चमेली। हाँ ये भी सही कह रहे हैं आप। और आपके काम धंधे का क्या, कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज दरअसल मैं जब कबाड़ी का सामान लेने जा रहा था तो मुझे एक आदमी मिला जो कि काफी अमीर था। उसने मुझसे बोला कि वो अपना हेलीकॉप्टर बेचना चाहता है, तो मैं तो एकदम से चौंक ही गया। लेकिन जब पास में जाकर के देखा तब पता चला कि वो तो दरअसल कबाड़ का हेलीकॉप्टर था, ना तो उसमें कोई इंजन ना ही पंखड़ी थी। सच में कैसे कैसे लोग होते हैं ना, जो गरीब को देखकर मजाक बनाने लगते हैं। अरे होगा तेरे पास हेलीकॉप्टर, लेकिन मेरे पति के भी पास साइकिल है, वो भी हीरो की, जिस पर मैं इसके साथ मार्केट सब्जी लेने जाती हूँ और सिनेमा देखने जाती हूँ। अरे नहीं नहीं चमेली, वो मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि उसने तो मुझे दिखाया भी था। उसके घर के पीछे खाली प्लॉट में पड़ा था, उसमें एक तो इंजन नहीं था, सिर्फ बॉडी थी। जी कितने अमीर होंगे ना वो लोग। वैसे मुझे हेलीकॉप्टर का एक धांसू आइडिया आ रहा है। अरे उस कबाड़ हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए हमारी इतनी औकात नहीं है। तुम जो अपना आइडिया है ना अपने पास ही रखो। अरे तो क्या हुआ, उससे हम वो हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास पैसे होंगे हम चुकता करते जाएंगे। अरे चमेली, तुम भी ना ऐसी बातें कैसे कर लेती हो? वो मेरा चाचा ताऊ फूफा ससुर थोड़ी ना लग रहा है जो मुझे वो उधारी में कबाड़ का हेलीकॉप्टर दे देगा। अरे कबाड़ का हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भी बहुत पैसे चाहिए होंगे। ना, आपको मेरे आइडिया सुनना है
और ना ही आपको मेरे आइडियाज समझने हैं। चमेली को जैसे ही रामू खराब टूटी फूटी हेलीकॉप्टर के बारे में बताता है, चमेली को एक आइडिया आता है। देखिए जी, हम उस हेलीकॉप्टर की बॉडी को खरीद लेते हैं और उसमें हम अपने सैंडविच का काम शुरू करेंगे, जिससे देखने वाले लोग आएंगे और जब देखने आएंगे तो हमारा सैंडविच खाकर ही जाएंगे। दिमाग तो तुम्हारे पास है, वरना तो मैंने ये भी सुना है कि औरतों का दिमाग घुटने में होता है। अच्छा होगा कि आप मुद्दे से ना भटके। रामू और चमेली अब अगली ही सुबह उस आदमी के घर पहुंचते हैं। अरे भैया, वो जो हेलीकॉप्टर है ना आपके पास, मुझे वो दे दो। अरे भैया, ले जाओ उसे। अरे मेरी माँ मुझे इसके लिए बहुत सुनाती है। अरे ले जाओ, मैं भी परेशान हूँ, थोड़ा फ्री हो जाऊंगा इससे। देखो भैया, अभी तो मैं कुछ ही पैसे दे दूंगा आपको, बाकी धीरे धीरे करके दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ इसे। और वैसे भी कबाड़ है, लेकिन हाँ 5,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। रामू थोड़ा मोल भाव करता है। उसके बाद वो उस कबाड़ हेलीकॉप्टर को घर ले आता है और उसे पेंट करके अपने मोहल्ले की नुक्कड़ पर उसे लगाता है और उसके अंदर अपनी सैंडविच की दुकान खोलता है। ये यहाँ किसका हेलीकॉप्टर उतर गया है? अरे इसमें तो चमेली और रामू दिख रहे हैं मुझे। अरे रज्जो भाभी, देखो हमारी नई दुकान कैसी है। अरे रामू, चमेली, कोई लॉटरी लग गई क्या? कल तक तो तू कबाड़ वाला था और चमेली सैंडविच वाली। तू ये हेलीकॉप्टर कब खरीदा और कैसे? अरे नहीं नहीं रज्जो भाभी, ये तो हमने कबाड़ में खरीदी है, किसी को बताना नहीं, वो भी दुकान खोलने के लिए। मैं तो एक पल को सोचने लग गई कि कहीं किसी बड़े हवेली में इन दोनों मियाँ बीवी ने हाथ तो नहीं मारा। नहीं नहीं रज्जो भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आओ आओ, सैंडविच खाकर बताओ कैसी बनी है। हेलीकॉप्टर में दुकान लगाई थी, तब से दुकान में अच्छी खासी बिक्री होने लगी थी, क्योंकि लोग सैंडविच से ज्यादा चमेली की हेलीकॉप्टर को देखने आया करते। अब एक रोज देर शाम चमेली अपनी दुकान से जल्दी घर आती है। क्या बात है चमेली, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? अरे आज तो शाम होने से पहले ही सारी सैंडविच बिक चुकी है, मैं तो चली आई। सब ऊपर वाले की कृपा है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी भगवान की दुआ से दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, जब से हमारा लकी हेलीकॉप्टर आया है। कल से ज्यादा सैंडविच बना लेना, और हाँ, उस हेलीकॉप्टर वाले का भी तो पैसा देना है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, उनका भी पैसा दे दीजिए, उनकी वजह से ही तो हमारी दुकान अच्छी चल रही है। इधर जब उस आदमी को पता चलता है कि उसके हेलीकॉप्टर का कबाड़ वाले रामू ने सैंडविच की दुकान बनाई है, तो उसके मन में भी लालच आता है और वो उस हेलीकॉप्टर वाली सैंडविच की दुकान पर जाता है। अरे बहन जी, आपके पति कहाँ हैं? अरे अब तक उन्होंने मुझे मेरे हेलीकॉप्टर के पैसे नहीं दिए, लेकिन हाँ, अब मैं पैसे नहीं हेलीकॉप्टर मांगने आया हूँ। आप मुझे मेरा हेलीकॉप्टर वापस कर दे। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं? इसे हमने कबाड़ में ही खरीदा था और इसे इतना सुंदर बनाने के लिए हमने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। आप लोग मेरे सामान का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आप कहे तो आज ही मैं सारे पैसे भिजवा देती हूँ, लेकिन हम गरीब के पास यही कमाने का जरिया है। आप तो कहीं भी कमा के खा लोगे, लेकिन मेरे पति तो कबाड़ का ही काम करते हैं। अरे अरे बहन जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अरे आप मेरे बाकी के पैसे भिजवा दीजिएगा, मैं ले लूंगा। अभी मैं चलता हूँ। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इधर रामू देर शाम उस आदमी का बकाया पैसा भी दे आता है और उसके बाद रामू और चमेली अपनी हेलीकॉप्टर सैंडविच की दुकान पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं, जो अब हेलीकॉप्टर सैंडविच के नाम से जाना जाने लगा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।